हाँ, नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, पिछली क्लास में टेंस टॉपिक स्टार्ट किया था आपका, और टेंस से संबंधित जो साधारण बातें हैं वो आपसे मैंने की थी, और ये कहा था कि आगे वाली जो क्लास है उसमें आपको जो परीक्षा में जिस तरीके के सवाल आते हैं उनका आंसर देने की जो टेक्निक है उससे आज मुझे आपको अपडेट करना है। आप ये समझें कि टेंस का जब आपको मैंने बताया कि मुख्य रूप से टेंस 3 होते हैं और टेंसेस को आप 4-4 भागों में फिर बांटते हैं, यानी हर एक टेंस के 4 सब डिवीजन होते हैं, एंड देयर आर 12 टेंसेज इन टोटल। कुल मिलाकर के हमारे पास में कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हो गए। ये जानकारी आपको दी थी। अच्छा बच्चों, ये समझें आप कि जितने भी साधारण वाक्य होते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, देखना जो अफर्मेटिव सेंटेंस है साधारण वाक्य, ठीक है, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को, क्या कहा मैंने, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको क्या करना है, आप किसी भी साधारण वाक्य को अगर प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं तो बच्चों एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। नियम समझ में आ गया है? ये पहला नियम है कि साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलने के लिए सहायक क्रिया या एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर आ गया साहब हेज और आ गया बीन, तो आपने क्या देखा कि सहायक क्रिया में 2 शब्द हो गए। तो सहायक क्रिया में जब एक से ज्यादा शब्द हो तो केवल पहले शब्द को ही उठा करके सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप पूरे शब्दों को उठा के रख देंगे। अगर सहायक क्रिया में एकाधिक शब्द हैं, इफ देयर आर मोर देन वन वर्ड, इफ देयर आर मोर देन वन वर्ड इन हेल्पिंग वर्ब, अगर सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द हैं तो आप उसके केवल पहले शब्द का ही इन्वर्जन करते हैं, उसके पहले या मुख्य शब्द को ही उठा करके कर्ता के पहले रखते हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आप बच्चों जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, व्हेन यू चेंज ए सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वन, साधारण वाक्य को अगर नकारात्मक बनाना है तो जो नॉट है बच्चों उसका प्रयोग कहाँ होता है? आप जानते हो, जैसे मैंने कहा आई एम नॉट ए टीचर, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, अगर इस तरीके से मैंने कहा तो आप जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्या आती है, एचवी आती है, और उसके बाद में नोट आता है। समझ में आ गई है? साधारण वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलने के लिए आप नोट का प्रयोग एचवी के बाद करते हैं, ठीक है। साधारण वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलने के लिए आप जो नोट है उसका प्रयोग एचवी या सहायक क्रिया के बाद करते हैं। एक बात और समझें, कभी कभी क्या होता है बच्चों की सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द होते हैं, जैसे हैज बीन, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और कहा नेगेटिव बनाओ, आपने बनाया इट हैज बीन नॉट, नहीं ये गलत है, इट हैज बीन नॉट गलत है। क्या करना पड़ेगा? अगर सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द हो बच्चों तो नोट का प्रयोग पहले शब्द के ठीक बाद किया जाता है। समझ में आ गई है? अगर सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द हो तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के ठीक बाद में किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरी सहायक क्रिया के बाद में आप नोट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये दूसरी बात है। अच्छा, तीसरी बात है बच्चों, जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो प्रश्नवाचक होते हैं तथा उनमें नोट भी आता है, ऐसे सेंटेंस जो प्रश्नवाचक होते हैं तथा उनमें नोट भी आता है। तो आप देखो बच्चों कि प्रश्नवाचक वाक्यों में नोट का प्रयोग आप सामान्यतः सब्जेक्ट के बाद करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, आपने देखा कैन सहायक क्रिया सबसे पहले आ रही है, यू सब्जेक्ट है और उसके बाद में नोट आ रहा है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में या प्रश्नवाचक वाक्यों में नोट का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों अगर नोट को आपको सब्जेक्ट के पहले लगाना है तो फिर ये एच वी, ठीक है, एच वी के साथ कौन सी फॉर्म में आता है? एच वी के साथ यह अपनी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में आता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्या होती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म? जैसे कैन प्लस नॉट को आप बोलते हैं कांट, जैसे डू प्लस नोट को बोलते हैं आप डोंट, उसी तरीके से शुड प्लस नोट को बोलते हैं आप शुडंट। दीज व्हाट आर दीज? ये क्या हैं? These are contracted forms. These are contracted forms. ये contracted form है। तो मैंने ये कहा कि can you speak, can you not, मैंने बोला can you not speak English, तो नोट यहाँ आ रहा है। और अगर आप नोट आगे लाना चाहते हैं तो कैन नॉट नहीं आएगा बच्चों, फिर बोलना पड़ेगा आपको कांट यू स्पीक इंग्लिश, कांट यू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है?
कांट यू कीप क्वाइट, आप चुप नहीं रह सकते हैं क्या? कैन यू नॉट कीप क्वाइट? तो हमने कहा कांट यू कीप क्वाइट। बात समझ में आ रही है? तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य, पहली बात बच्चों समझ में आ गई है, साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना पड़ेगा। दूसरी बात, सहायक क्रिया में अगर एक से ज्यादा शब्द हैं तो साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए केवल सहायक क्रिया का जो पहला शब्द है उसी को उठाइए करताइए पहले रखना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद एचवी आती है और एचवी के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करना चाहिए, परंतु अगर एचवी में एक से ज्यादा शब्द हैं तब आपको नॉट का प्रयोग एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी शब्दों के बाद में आप नॉट लगा रहे हैं। ओके, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, और उनमें उनको नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अर्थात उनमें नोट भी होता है, तो ऐसे वाक्य में आपको नोट का प्रयोग साधारणतः सब्जेक्ट के बाद करना चाहिए। और अगर आप नोट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर रहे हैं तब उसको एचवी के साथ मिला करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में करना चाहिए। एचवी के साथ मिला के उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में करना चाहिए। एक बात बच्चों ये समझें कि दो टेंस ऐसे होते हैं, आपको पता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हैं, उनकी खास बात क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एचवी का प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एचवी का प्रयोग नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को प्रश्नवाचक या नकारात्मक बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग करना पड़ता है। समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात को समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई वाक्य है और आप उसको बनाना चाहते हैं क्या? इंटेरोगेटिव। आप उसको बनाना चाहते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है, या नेगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को प्रश्नवाचक या नकारात्मक बनाने के लिए डू या डज सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। डू या डज सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है कब? जब आपको वाक्य को प्रश्नवाचक या नकारात्मक बनाना होता है। दूसरी बात बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके साधारण वाक्यों को, ठीक है, उसके साधारण वाक्यों को इंटेरोगेटिव माने प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव माने प्रश्नवाचक, या नेगेटिव यानी नकारात्मक बनाने के लिए डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। समझ में आ गई है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्यों में बदलने के लिए डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्यों में बदलने के लिए डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। एक सबसे अहम बात यह है बच्चों कि जिस वाक्य में डू डज या डिड का प्रयोग हो जाए, एक सबसे अहम बात यह है कि जिस सेंटेंस में डू डज या डिड का प्रयोग होगा उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और डू डज तथा डिड चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होते, इन्हें हमें बाहर से लाना पड़ता है, इसलिए अंग्रेजी में आप इनको डमी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल देम? आप उनको क्या कहकर पुकारते हैं? यू कॉल देम डमी ऑपरेटर बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो सकारात्मक वाक्य में नहीं होते हैं। और व्हेन यू चेंज द सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वन, और जब आप वाक्य को प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य में बदलते हैं तब क्या करना पड़ता है? तब आपको इन्हें बाहर से लाना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डमी ऑपरेटर्स। यही कारण है कि आप इनको डमी ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन जो अहम बात है बच्चों वो ये है कि जिस सेंटेंस में डमी ऑपरेटर आ जाता है या जिस सेंटेंस में डू डज या डिड आ जाता है उस वाक्य में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बहुत जरूरी बात है, इसको समझो आप। क्या बच्चों? देखना, जिस सेंटेंस में आ गया डू या डज या डिड, ठीक है, अब देखो बच्चों डू आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर डज आ रहा है तो वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में जुड़ा हुआ एस या ईएस है वो हट जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि वो एस या ईएस तो इधर चला गया है। और बच्चों अगर डिड आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती होगी, पर डिड जैसे ही आप लगाओगे उस सेकंड फॉर्म को वापस आपको फर्स्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड इधर आ गई ना, तो सेकंड फॉर्म जब इधर आ गई तो उस वर्ब को वापस किस में बदल देना पड़ेगा? मेन वर्ब को वापस फर्स्ट फॉर्म में बदल देना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको कहा जाता है बेस फॉर्म।
दिस इज नॉन एज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको वर्ब की बेस फॉर्म कहते हैं। तो बच्चों ये समझें कि जिन वाक्यों में डू डज या डिड का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों में क्या करना पड़ता है, ऐसे वाक्यों में हमेशा आपको वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। आगे देखना बच्चों, कुछ वाक्य बच्चों ऐसे होते हैं जिनमें इजेएमआर का प्रयोग होता है, वाज वर का प्रयोग होता है, हैज हैव का प्रयोग होता है, हेड का प्रयोग होता है, परंतु जहां इजेएमआर आ रहा है वहां उसके बाद आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जहां वाज वर आ रहा है वहां उसके बाद आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों जहां पर हैज हैव या हेड का प्रयोग हुआ है वहां पर आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी बात तो आपको समझाई थी। अगर इजेएमआर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है तो इसका मतलब कौन सा टेंस होगा? इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर वाज वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है तो इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट। ये तो साधारण बात है। परंतु बच्चों कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में इजेएमआर तो आता है परंतु उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आती है, बल्कि वर्ब भी नहीं आती है। ध्यान से सुनना क्या कहा मैंने। पहला सेंटेंस, इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट। इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट। भारत क्या है? भारत बच्चों एक तो होता द्वीप, एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है महाद्वीप, और दूसरा क्या होता है? उपमहाद्वीप। भारत अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। भारत अपने आप में क्या है? एक उपमहाद्वीप है। देखो आप क्या बोला मैंने, इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट। यहां देखने वाली बात बच्चों ये है कि इज का प्रयोग तो हुआ है परंतु इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रही, वर्ब भी नहीं आ रही है। आ गई समझ में? दूसरा सेंटेंस लिखना, दूसरा सेंटेंस, आई एम ए टीचर। मैं एक टीचर हूं। या इसके बाद देखो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रही है। वी आर प्राउड ऑफ बीइंग, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू। हमको हिंदू होने पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू, हमें हिंदू होने पर फक्र है, हमें हिंदू होने पर नाज है। ओके, आगे देखो बच्चों, यहां देखा आपने आर के बाद क्या नहीं आ रहा? आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रही है। पहली बात क्लियर हो गई है। दूसरी देखो बच्चों, नूरजहां नाम, नूरजहां वाज ए ग्रेट ब्यूटी। नूरजहां वाज ए ग्रेट ब्यूटी, यानी नूरजहां एक बहुत बड़ी कयामत थी, बहुत बड़ी मतलब महान सुंदर स्त्री थी। कैसी स्त्री थी? बहुत ये महान सुंदर स्त्री थी। नूरजहां वाज ए ग्रेट ब्यूटी। आगे वाला सेंटेंस लिखना बच्चों, रोमियो एंड जूलियट वर ग्रेट लवर्स। रोमियो एंड जूलियट वर ग्रेट लवर्स। आगे वाला सेंटेंस, ऐश्वर्या हैज ब्यूटीफुल ब्लू आईज। ऐश्वर्या हैज ब्यूटीफुल ब्लू आईज। We have a big farm house. We have a big farm house. She had a bungalow. She had a bungalow. देखो बच्चों, look at the board. बोर्ड की तरफ देखना आप। पहला सेंटेंस है इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, भारत एक उपमहाद्वीप है। दूसरा आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तीसरा वी आर प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू, हमें हिंदू होने पर गर्व है। आगे वाला सेंटेंस है बच्चों, नूरजहां वाज ए ग्रेट ब्यूटी। नूरजहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। रोमियो एंड जूलियट वर ग्रेट लवर्स, रोमियो तथा जूलियट महान प्रेमी थे। ऐश्वर्या हैज ब्यूटीफुल ब्लू आईज,
ऐश्वर्या की जो है खूबसूरत और नीली आंखें हैं, वी हैव ए बिग फार्म हाउस, हमारे पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, शी हैड ए बंगलो, उसके पास में एक बंगलो था। यहां बच्चों देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि पहले सेंटेंस में देखो इज एम आर आ रहा है परंतु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रही है। आगे देखना वाज वर्ब तो आ रहा है परंतु आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रही है। हेज का प्रयोग हुआ है परंतु वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हेव के बाद भी नहीं है, हेड के बाद भी नहीं है। बात समझ में आ गई है। अब बच्चों समझाने वाली बात यह है कि जिस वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हुआ हो, क्या बोला मैंने, जिस वाक्य में बच्चों इज एम आर हेज या हेव का प्रयोग हुआ है, बात को समझना, जिन वाक्यों में इज एम आर हेज हेव का प्रयोग हुआ है और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, बात समझ में आ रही है। जिन वाक्यों में इज एम आर हेज हेव का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे वाक्यों में इज एम आर हेज हेव स्वयं ही फुल वर्ब का काम करती है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती है। ऐसे सेंटेंसेस में इज एम आर हेज हेव स्वयं फुल वर्ब का काम करती है और ऐसे वाक्यों का टेंस जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है, मैंने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वह होता है जिसके अंत में हिंदी में ता है, ती है, ताहू, ती हूं, ते हैं आता है, परंतु यहां देखो नहीं आ रहा है। भारत मेरा देश है, इंडिया इज माई कंट्री। अगर आपसे टेंस पूछा जाए तो टेंस कौन सा बताओगे, अगर आपसे टेंस पूछा जाए तो बच्चों आप टेंस बताओगे कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओ। ये अलग बात है कि इस वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय अंत में ता है, ती है, ताहू, ती हूं नहीं आ रहा है। देखो बच्चों ये बी वर्ब होती है, ठीक है, कौन सी वर्ब होती है, मैंने आपको कहा कि इंडिया और खालिस्तान देखिए बी दे दिया, ठीक है, अगर बी दे दिया और वाक्य प्रेजेंट का है तो इसके साथ तो एक वचन क्रिया आएगी और आप जानते हो एक वचन क्रिया तो साधारणतः वह होती है जो अपने अंत में एस लेकर के आती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की थी, तो आपको ये समझना चाहिए कि इज एम आर का प्रयोग अगर वाक्य में हुआ है, इज एम आर या हेज हेव का प्रयोग वाक्य में हुआ है और उनके साथ किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में ये क्रियाएं स्वयं फुल वर्ब का काम करती है। ऐसी स्थिति में ये क्रियाएं स्वयं फुल वर्ब का काम करती है और ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बाकी बात करने के लिए बच्चों हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। हाँ बच्चों, तो ये बताया आपको कि इजम आर हेज हेव के बाद अगर वर्ब की इजम आर हेज हेव के बाद अगर कोई वर्ब नहीं आ रही है, कोई दूसरी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे वाक्यों में इज एम आर हेज हेव सहायक क्रिया का काम न करके स्वयं मुख्य क्रिया का या फुल वर्ब का काम करते हैं और ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माय फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं, और आपसे पूछा जाए इस वाक्य का टेंस बताओ, तो आप देख रहे हो बच्चों माय फादर इज आ रहा है, लेकिन इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रहा ना,
तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है बच्चों, ओके। एक बात आप ये समझें कि अगर वाक्य में वाज वर का प्रयोग हुआ है, किसका, वाज वर या, ठीक है, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है, और हेव वर्ब जो होती है बच्चों, एक वर्ब होती है हेव वर्ब। इस हेव वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वो हमेशा कौन सी होती है, हेड होती है। समझ में आ गई है। तो जिन वाक्यों में वाज वर का प्रयोग हो तथा उसके बाद में किसी अन्य वर्ब का प्रयोग ना हो, जिन वाक्यों में वाज वर का प्रयोग हो तथा उनके बाद किसी अन्य वर्ब का प्रयोग न हो, ऐसे वाक्यों में वाज वर्ब स्वयं फुल वर्ब का काम करती है। इन सच सेंटेंसेज, ऐसे वाक्यों में वाज वर्ब जो होते हैं दे फंक्शन एज फुल वर्ब, वो फुल वर्ब के रूप में काम करते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में काम करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में नहीं करते हैं। और ऐसे वाक्यों का टेंस पूछा जाए तो बच्चों ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ गया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नूरजहां वाज ए ग्रेट ब्यूटी, मुझे इस सेंटेंस का टेंस बताओ, तो देखो बच्चों इसमें वाज का प्रयोग तो हुआ है, परंतु वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रहा, इसलिए इस वाक्य का टेंस कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस मत समझना। इसका टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसका टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरीके से बच्चों ये लास्ट वाला सेंटेंस देखना, शी हैड ए बंगलो, शी हैड ए बंगलो, उसके पास एक बंगलो था, उसके पास एक बंगला था, बंगला गाड़ी बंगला। तो आपने देखा बच्चों यहां पर जो हेड है ना, ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। किसकी सेकंड फॉर्म, हेव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और हेड के बाद आप देख रहे हो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, इसलिए इसका टेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट न समझना, इसका टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसका टेंस तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कार्य का जारी रहना। आप जानते हो कार्य अगर वर्तमान में जारी है, कार्य अगर वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कार्य अगर भूतकाल में जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और कार्य अगर भविष्य काल में जारी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट यानी पूरा होना। कार्य वर्तमान में पूरा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, भूतकाल में पूरा हो चुका था, पास्ट परफेक्ट, और भविष्य काल में पूरा हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की खास बात क्या होती है बच्चों, कि वाक्य में अगर सिंस या फॉर के बाद समय अवधि दी गई है, एक बात, वाक्य में सिंस या फॉर के बाद अगर समय अवधि दी गई है तथा कार्य जारी रहने का भाव है। दो बातें नोट कर लेना आप, अगर वाक्य में सिंस या फॉर के बाद समय अवधि दी गई है तथा कार्य जारी रहने का भाव है, तो ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ऐसे वाक्यों का टेंस कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता। और अगर आपको ऐसे वाक्यों का टेंस कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए उसे काट करके उसे उसी काल के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पुनः साधारण बातें। अब कुछ विशेष बातें, ये साधारण नियम थे, अब विशेष बातें बता रहा हूं, समझो आप विशेष बातें क्या है। नोटबुक में बच्चों लिखना शुरू कर दो, क्योंकि अब जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। और परीक्षाओं में जैसे सवाल आते हैं, जिस तरीके से परीक्षा में सवाल आएंगे और आपसे कहा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान की पूर्ति करो, तो उसके लिए ये नियम बड़े फायदेमंद होंगे। हालांकि आपको फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए जितने भी नियम हम आपको बताते हैं वो बच्चों 95% आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन 100% वो नियम लागू नहीं होते हैं। कई जगह आपको अनुवाद के दम पर सेंटेंस को में जो खालिस्तान है उसको भरना पड़ता है। समझ गए, कई बार हमने क्या दिया लेकिन फिर भी वो बात नहीं मिलती है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है। ये नियम जो मैं बता रहा हूं दे आर ओनली हेल्पफुल टू यू, ठीक है, आपके लिए सहायक हैं, केवल आपको क्लू मिलेगा, इससे आपको मदद मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा अनुवाद तो आना ही चाहिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट ए सेंटेंस, अगर आप वाक्य का मीनिंग नहीं समझ रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि आप उस वाक्य को ठीक से भर पाए। ठीक है, फिर भी ये जो नियम है ना ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। देखो बच्चों, पहला नियम लिखना, ये क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप सेंटेंस लिखो,
हाँ लिखते चलो बच्चों। सेंटेंस क्या क्या लिख दिया मैंने? निशा हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे। निशा हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे। निशा कल विद्यालय नहीं गई थी। आइए वाला सेंटेंस, ठीक है। कोलंबस Columbus had discovered America about 500 years ago। दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस देखना बच्चों। I saw the guide last Sunday। I saw the guide last Sunday। It is time you should start earning your own livelihood। It is time you should start earning your own livelihood। It is time you should start earning your own livelihood। देखो बच्चों सारे वाक्यों को आप गौर से देखो। पहला सेंटेंस, निशा हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे। निशा कल स्कूल नहीं गई। कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 years ago। कोलंबस ने लगभग 500 वर्ष पहले अमेरिका की खोज की थी। आई सा द गाइड लास्ट संडे। मैंने गाइड मूवी को देखा पिछले संडे को। इट इज टाइम यू शुड स्टार्ट अर्निंग योर ऑन लिवलीहुड। समय आ गया है जब तुमको अपनी आजीविका स्वयं कमाना शुरू कर देना चाहिए। समय आ गया है जब आपको अपनी जीविका का उपार्जन करना स्वयं प्रारंभ कर देना चाहिए। और एक सेंटेंस लिखो बच्चों, आई हैव गॉट माई BA डिग्री। आई हैव गॉट माई BA डिग्री इन 2000। देखो ये सारे वाक्य जो है बच्चों, इन सब में गलती है। एक बात आप समझो, अब लिखना बंद कर दो, बोर्ड की तरफ देखो, एक एक बात को समझने का प्रयास करो। ये वाई है बच्चों, इसका मतलब होगा यस्टरडे। वाई का मतलब क्या होगा? वाई बराबर यस्टरडे। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए अगर सेंटेंस में यस्टरडे आ गया तो उस सेंटेंस में हमेशा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या बच्चों उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब आप समझ गए क्या? अगर किसी वाक्य में यस्टरडे का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य का टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर किसी वाक्य में यस्टरडे का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसलिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? निशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है। निशा डिड नॉट, ये जो गॉन है इसको काट के गो करना पड़ेगा, क्योंकि डिड एक डमी है। आप जानते हो जो डमी ऑपरेटर होते हैं, थोड़ी देर पहले समझाया कि जिस वाक्य में डू डज या डिड का प्रयोग हो जाता है उस वाक्य में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपका शुद्ध वाक्य बन के तैयार है। निशा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे से आपने ये पकड़ा, ये पहचान की आपने कि सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब उस वाक्य का टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, परंतु इसमें नोट आ रहा है सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए बच्चों इसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा देखना, कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 years ago। ये जो बच्चों ए है, इस ए का मतलब होता है, इस ए का मतलब होता है एगो। और जिस वाक्य में एगो शब्द का प्रयोग हो जाए उस वाक्य पर भी यही नियम लागू होता है। जिस वाक्य में एगो शब्द का प्रयोग हो जाए उस वाक्य का टेंस भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसका मतलब अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या आएगा? ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या करना पड़ेगा? कोलंबस इसको काटो, ये आ गया डिस्कवर्ड, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी यही होती है। शुद्ध वाक्य बन गया है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 years ago। तीसरा सेंटेंस,
आई साथ गाइड लास्ट संडे, पिछले संडे को मैंने गाइड पिक्चर देखी, पिछले संडे को मैंने गाइड मूवी देखी। तो बच्चों इस वाक्य में आपने क्या देखा कि लास्ट संडे आ गया है। क्या आ गया है? लास्ट संडे एल आ रहा है, एल का मतलब होता है लास्ट, ठीक है बच्चों। और लास्ट के बाद क्या क्या आ सकता है? लास्ट संडे, ठीक है। और आ सकता है लास्ट वीक, और आ सकता है लास्ट मंथ, और आ सकता है लास्ट ईयर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर इत्यादि का प्रयोग अगर सेंटेंस में हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होता है, अर्थात उस वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब समझ गए, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सेंटेंस प्रश्नवाचक या नकारात्मक है, तो ऐसे वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो बच्चों आई सा द गाइड लास्ट संडे, पिछले संडे को मैंने गाइड मूवी देखी। तो आप देखते हैं कि आपको ब्रैकेट में दे दिया गया सी, तो सी की सेकंड फॉर्म आएगी। अब अगर किसी बच्चे को सी की सेकंड फॉर्म सा याद नहीं है तो उसको पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर बच्चे को सी की सेकंड फॉर्म पता नहीं है तो उसको परीक्षा में पास करने का मंत्र फिर मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। ये बातें जो है, जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, जो जनरल क्रियाएं, जो सामान्य क्रियाएं हैं जो परीक्षाओं में आती है, उनकी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है, ये आपको याद होनी चाहिए। कुछ मीनिंग्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अनुवाद भी अगर नहीं आएगा तो ग्रामर के केवल नियमों से पार पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। ये बात समझें आप। तो मैंने बोला कि आई साथ है गाइड लास्ट संडे, ये सेंटेंस बच्चों बिल्कुल शुद्ध है। इस सेंटेंस में नो एरर, कोई गलती नहीं है। इट इज टाइम यू शुड स्टार्ट अर्निंग योर ऑन लिवलीहुड। तो बच्चों ये सेंटेंस शुरू हो रहा है इट इज टाइम से। ये सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? इट इज टाइम से। आई का मतलब होता है इट इज टाइम, आई का मतलब होता है आई आ गया नहीं, तो आई का मतलब हो गया इट इज टाइम। एक तो आई का मतलब ये हो गया, और एक आई का मतलब होता है बच्चों इन 2000, ठीक है। 2000 आ जाए, जो भी सन, कोई सा भी सन लिख सकते हो, इन 1947, इन 2000 वगैरह, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि इट इज टाइम, जो वाक्य इट इज टाइम से शुरू होता है, या दो शब्द बच्चों, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, एक ही बात है। इट इज टाइम कह दो, देखो इट इज टाइम कह दो या इट इज हाई टाइम कह दो। अगर वाक्य इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से शुरू हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से शुरू हो रहा है तो ऐसे वाक्यों में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। इसलिए क्या होगा बच्चों? इट इज टाइम यू, ये जो शुड स्टार्ट है इसको काट करके स्टार्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। यू के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता या इंटेरोगेटिव होता तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती। शुद्ध वाक्य बन गया इट इज टाइम यू स्टार्टेड अर्निंग योर ऑन लिवलीहुड। समय आ गया है जब तुमको अपनी जीविका का उपार्जन स्वयं शुरू कर देना चाहिए। ओके नेक्स्ट, आई हैव गॉट, GOT गॉट, आई हैव गॉट माई BA डिग्री इन 2000। आप देख रहे हो बच्चों इन 2000 आ गया है। जिन वाक्यों में ऐसे आ जाए इन 2000, इन 1947, इन 1999, इन 1995, यानी इन लगा करके उसके बाद में अगर कोई सन आ जाता है तो ऐसे वाक्यों का टेंस बच्चों हमेशा कौन सा होता है? ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसलिए आपको करना पड़ेगा आई हैव गॉट, हैव को काटना पड़ेगा, और सेकंड फॉर्म है आई हैव गॉट, ये टी है बच्चों, ठीक है। आई हैव, तो यह क्या बन जाएगा? ये बन गया आई गॉट माई BA डिग्री इन 2000। आई गॉट माई BA डिग्री इन 2000, अर्थात मैंने अपनी जो BA की डिग्री है वो सन 2000 में प्राप्त की। मैंने अपनी BA की डिग्री सन 2000 में प्राप्त की। यह बातें बच्चों ये है कि जिन वाक्यों में आ जाए, निष्कर्ष समझ गए आप? निष्कर्ष ये है कि जिस वाक्य में यस्टरडे, एगो, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इनके बाद आ जाए कोई सन, इनके बाद आ जाए कोई सन, अगर किसी वाक्य में ऐसी स्थिति है तो ऐसे वाक्यों का टेंस बच्चों हमेशा कौन सा होगा? ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना कि जो पहला वाला नियम है आपका, ये आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है। आगे वाला एक नियम और बताता हूं। लिखना बच्चों YAJIS, ठीक है। एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से मैं अपनी बातें क्लियर करूंगा आपको। देखो सेंटेंस, नेहा वेंट आउट एट 10
AM. But she did not return yet. समझ में आ गई है? सेंटेंस उतार लो. नेहा वेंट आउट एट 10 AM. नेहा सुबह 10 बजे घर से बाहर निकली थी. बट शी डिड नॉट रिटर्न यट. बट शी डिड नॉट रिटर्न होम यट. यहां एक शब्द और जोड़ दो. बट शी डिड नॉट रिटर्न. यू लिखो रिटर्न, ठीक है, टू होम यट. इस वाक्य में बच्चों कुछ गलतियां हैं जो अपने को पकड़नी है. पहली गलती तो क्या है इसमें कि देखो इस सेंटेंस में बच्चों पहले सेंटेंस को उतारो, फिर मैं अपनी बात को आगे बताऊंगा आपको. ओके, दूसरा सेंटेंस लिखना. he went out just now. आप थोड़ा देर से आए, वो अभी भी बाहर निकल गए. आप थोड़ा देर से आए, वो अभी भी बाहर निकल गए. आगे वाला देखना. I already paid my debt. DEBT डेट यानी कर्ज होता है बच्चों. DEBT डेट का मतलब कर्ज होता है या लोन होता है. और अब की बार देखना बच्चों, इट इज फर्स्ट टाइम I came in Jaipur. It is first time I came in Jaipur. और दूसरा अंतिम सेंटेंस है what did you do so far. अब तक तुमने क्या किया. what did you do so far, अब तक तुमने क्या किया. what did you do so far, अब तक तुमने क्या किया. सेंटेंस उतार लिया बच्चों. अब बात को समझना. नेहा वेंट आउट एट 10 AM. नेहा सुबह 10 बजे घर से बाहर निकली. बट शी डिड नॉट रिटर्न टू होम यट. परंतु वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी. इस वाक्य में देखना बच्चों, सबसे पहले वाले वाक्य में यट आ रहा है. क्या बोला मैंने? यट आ रहा है. तो नेहा वेंट आउट एट 10 AM बिल्कुल शुद्ध. बट शी डिड नॉट रिटर्न. यहां क्या करना पड़ेगा? जिस वाक्य में यट आता है बच्चों, जिस वाक्य में यट आता है उसमें नॉट जरूर आता है. और उस वाक्य का टेंस हमेशा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट. इसलिए लिखना पड़ेगा शी हैज नॉट. और रिटर्न की जगह करना पड़ेगा रिटर्न्ड. शी हैज नॉट रिटर्न्ड. और इस टू को हटाना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न होम होता है, रिटर्न टू होम कभी नहीं होता है. गो होम होता है, गो टू होम नहीं होता. उसी तरीके से अराइव होम होता है, अराइव टू होम नहीं होता. रीच होम होता है, रीच टू होम नहीं होता. समझ में आ गई है? आगे वाले सेंटेंस को देखो. ही वेंट आउट जस्ट नाउ. सेंटेंस में अगर बच्चों जस्ट नाउ आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट. क्या करना पड़ेगा? हैज लगाओ. ही हैज, थर्ड फॉर्म गॉन, बाकी सही है. ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ. आई ऑलरेडी पेड माई डेट. जिस सेंटेंस में ऑलरेडी आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ. आई हैव ऑलरेडी पेड माई डेट. इट इज फर्स्ट टाइम. देखो बच्चों मैंने पहले बताया था इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम. अब बता रहा हूं इट इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो ऐसे सेंटेंस का टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होता है. इसको काट के आपको करना पड़ेगा आई हैव, थर्ड फॉर्म लगाओ, कम, केम, कम. तो बन गया इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन जयपुर. ये पहली बार है कि मैं जयपुर में आया हूं. और अंतिम सेंटेंस है व्हाट डिड यू सो फार. तुमने अब तक क्या किया. इस वाक्य में बच्चों सो फार शब्द का प्रयोग हुआ जिसका मीनिंग होता है अब तक. अगर किसी वाक्य में सो फार आए तो उस वाक्य का टेंस आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लिखना चाहिए. इसलिए क्या बनेगा? व्हाट, ये हैव है ना, इसके अनुसार क्या जाएगा? व्हाट हैव, ये आ जाएगा व्हाट हैव यू. डू को काट के डन करना पड़ेगा. व्हाट हैव यू डन सो फार, तुमने अब तक क्या किया. व्हाट हैव यू डन सो फार, तुमने अब तक क्या किया. तो इस तरीके से बच्चों टेंस के बारे में 2-3 मुख्य नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं. और मेरी तरफ से आज की बात यही समाप्त है. बाकी बात बच्चों आपसे अगली क्लास में.